हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों चैप्टर चल रहा था सॉलिड स्टेट और इसके 11 लेक्चर आपके ऑलरेडी लग चुके हैं. सो टुडे वी आर स्टार्टिंग द 12th lecture of this chapter solid state, and in today's lecture we are going to discuss the different type of voids and their positions in crystal packing. बात करते हैं. देखिए सबसे पहले void की, तो void को आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है कि void क्या होता है. जब कोई भी क्लोज पैकिंग बनती है तो जो डिफरेंट स्फीयर्स या एटम्स मिलकर जो क्लोज पैकिंग बनाते हैं उनके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस रह जाया करता है. उस वैकेंट स्पेस को ही हम क्या कहते हैं, वॉइड कहते हैं. और ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. ठीक है, जितना ज्यादा वॉइड का कह सकते हैं वॉल्यूम रहेगा, पैकिंग की एफिशिएंसी उतनी ही कम हो जाएगी. ठीक है, और वो उतनी ही कम क्लोज पैकिंग कहलाएगी. और अगर ये वॉइड का परसेंटेज बहुत कम है, इसका मतलब ये है कि वो जो स्फीयर्स हैं या वो जो एटम्स हैं वो बहुत ज्यादा क्लोजली पैक है, और इतने ज्यादा क्लोजली पैक हैं कि उनके बीच में जो स्पेस है वो बहुत कम बच रहा है, और वो पैकिंग ज्यादा बेटर या ज्यादा अच्छी क्लोज पैकिंग कहलाएगी. तो देखिए वैसे तो हमारे पास जो मेन 3 टाइप के वर्ड्स हैं उनके मैं यहाँ पर पहले तो नाम लिख दूं. कौन कौन से वर्ड्स होते हैं? एक तो होते हैं क्यूबिकल वर्ड्स. ठीक है, जो पैकिंग में बन रहे हैं मैं बता रहा हूं आपको. और दूसरे होते हैं इसमें टेट्राहेड्रल वर्ड्स. और तीसरे टाइप के होते हैं आपके ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स. ठीक है, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स. अब इनमें से जो क्यूबिकल वर्ड्स हैं, वो किस में बनते थे? ये बनते हैं सिर्फ सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में. ठीक है, और ये दोनों किस में बनते हैं? HCP में और FCC या CCP में. समझ में आ रही बात? जो क्यूबिकल वर्ड्स हैं वो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में बनते हैं, और टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स यहाँ पर बनते हैं HCP में, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में, या फिर FCC या CCP में. इनमें बनते हैं. लेकिन हम जो एग्जांपल्स लेंगे वो लेंगे FCC के, क्योंकि HCP जो है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, इसमें जो यूनिट सेल होती है वो नॉन क्यूबिकल होती है. और ये फिलहाल हमारे सिलेबस की बात नहीं है, हमारे सिलेबस में क्यूबिक यूनिट सेल्स डिटेल में है. तो हम मेनली तो क्या पढ़ेंगे, ये मैं आपको पहले बता दूंगा कि क्यूबिकल वर्ड्स क्या होते हैं. इनको हालांकि हमें डिटेल में नहीं पढ़ना है, लेकिन टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स जो हैं ये हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों ही. ठीक है, इनके बेसिस पे कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1 मार्क्स में भी, और न्यूमेरिकल पोर्शन भी जो है वो इनके ऊपर काफी बनता है. तो पहले मैं बताऊं क्यूबिकल वर्ड. तो क्यूबिकल वर्ड कैसे बनते होंगे? जैसे आप समझो कि क्यूब पैक जो आपकी क्लोज पैकिंग होती है, कौन सी वाली? सिंपल क्यूबिक वाली. ये स्फीयर के नीचे स्फीयर रखते चले जाते हैं हम लोग. ऐसे आप पढ़ चुके हैं ये पैकिंग. मैं सर एक बार आपको रिकॉल करा रहा हूँ. ये पैकिंग आप लोग पढ़ चुके हैं, इस टाइप की पैकिंग. स्फीयर के नीचे स्फीयर, ये हमने 2 डायमेंशन में क्या कर दिया इसको फिलहाल हॉरिजॉन्टली. ठीक है, और वर्टिकली हमने अरेंज कर दिया. अब इसी एक स्फीयर के ऊपर एक और स्फीयर लगा दीजिए, है ना. इसके ऊपर एक और स्फीयर, फिर इसके ऊपर एक और, इसके ऊपर एक और. तो अगर मैं इस पोर्शन वाला निकाल लूं 1 2 3 और 4, और ऐसे के ऐसे 4 में इसके ऊपर और रख दूं, तो ये जो पोर्शन बनेगा आपका, ये 4 और रख दिए इसके ऊपर, तो ये जो पोर्शन बन रहा है यही क्या है? यही आपका क्या है? क्यूबिकल वॉइड है. ये आपका क्यूबिकल वॉइड है. ठीक है कि नहीं? अब इसको ठीक है आप ध्यान से देख लीजिए, डिटेल में तो इसको मैं नहीं पढ़ना है. ये क्यूबिकल वॉइड कहलाता है. और ये जो पैकिंग है, जिस पैकिंग में ये बन रहा है, वो पैकिंग कौन सी है? सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर. याद करिए मैंने आपको एक और पैकिंग बताई थी, BCC पैकिंग. उसमें क्या होता था कि जैसे ये सिंपल क्यूबिक पैकिंग है, अगर मैं इसको यूनिट सेल के बेस पर इस तरीके से दिखा दूं ऐसे, ठीक है, इसको मिला दे रहा हूं, तो इसकी यूनिट सेल निकल कर आएगी. वो कैसे निकल कर आएगी? प्रिमिटिव. ध्यान रखें, मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में ये बात नोट भी करा दी थी कि सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में जो यूनिट सेल निकल कर आती है वो सिंपल क्यूबिक या प्रिमिटिव होती है. तो जैसे कि मैंने ये बताया, पहले मैंने हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली एक लेयर लगा ली. ध्यान रखेंगे स्फीयर के नीचे स्फीयर है,
ठीक है, बिल्कुल अलाइन है, ये हॉरिजॉन्टली भी अलाइंड है और वर्टिकली भी अलाइंड है। अब ऐसी की ऐसी लेयर एक इसके ऊपर और रख दी जाए, फिर एक लेयर और उसके ऊपर रख दी जाए, तो क्या होगा, एक स्फीयर के जस्ट ऊपर दूसरा स्फीयर पड़ता जाएगा। उन्हीं में से इतने पोर्शन को मैंने अलग निकाला है। ठीक है, पहले क्या करा मैंने, एक एक स्फीयर रखा, 4 स्फीयर रख दिए, फिर उन्हीं के ऊपर 4 और स्फीयर रख दिए। तो अगर उनके सेंटर्स को मिलाएंगे तो 3D डायग्राम कुछ इस तरीके का बनेगा। ठीक है कि नहीं, ये 4 स्फीयर नीचे हो गए, 1 2 3 और 4। ठीक है, ये एक प्लेन पे हो गए 4 स्फीयर, और ये ऊपर वाले 4 स्फीयर उसी के ऊपर हमने रख दिए हैं दूसरी लेयर के रूप में। ठीक है, एक प्लेन पे और एक दूसरे ऊपर से रख दिया और उनके सेंटर को मिला दिया, तो बन गया प्रिमिटिव। अब जो बीच में ये खाली जगह दिख रही है, ये यही आपका क्या है, क्यूबिकल वॉइड है। और अगर यहाँ पर भी कोई एटम बन जाता है, यहाँ पर भी कोई एटम आ जाए, तो इसी को बोल देते हैं बीसीसी, क्योंकि ये जो वॉइड होता है एक्चुअली बॉडी सेंटर पे होता है। और यहाँ पर अगर कोई एटम आ जाता है, कोई रख दिया हमें यहाँ पे एटम, तो ये वॉइड भर जाएगा, इसकी जगह एटम आ गया। वो एटम कहाँ पे चला गया, बॉडी सेंटर पर, कॉर्नर पर तो थे ही। तो फिर यही स्ट्रक्चर क्या बन जाती है, हमारी बीसीसी बन जाती है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। समझ में आ रही बात। तो ये वाले वर्ड तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें डिटेल में ये वाले 2 वर्ड्स पढ़ने हैं। कौन कौन से, क्यूबिकल वॉइड, सॉरी टेट्राहेड्रल वॉइड्स और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो इन्हीं के बारे में बात करते हैं। अगर ये आपको लिखना है तो आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक, चलिए तो बात कर लेते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स की। देखिए, टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ये जो वॉइड्स हैं ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस के बनने की पॉसिबिलिटीज रहती हैं। न्यूमेरिकल पोर्शन भी इसके ऊपर काफी ज्यादा रहता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं टेट्राहेड्रल वॉइड के बारे में कुछ बातें लिख रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, उनको आप ध्यान रखेंगे और फिर मैं उनको एक एक करके एक्सप्लेन भी कर दूंगा। सबसे पहले तो ये कि जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं ये कितने एटम से मिलकर बनते हैं, तो मेड अप ऑफ 4 एटम्स। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे कि जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं ये 4 एटम्स से मिलकर बनते हैं। ठीक, मैं सारे पॉइंट्स को अभी एक्सप्लेन कर दूंगा। कोऑर्डिनेशन नंबर इन वॉइड्स की जो है वो कितनी होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है, इक्वल्स टू 4। इनकी कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितनी होती है, 4 होती है। अभी मैंने क्या कहा, ये पॉइंट्स आप डायरेक्टली नोट कर लें, इसके बाद मैं इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन भी करूंगा डायग्राम्स के साथ कि मैंने ये क्यों लिखा है, आपको पूरा समझ में भी आ जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गई। अब इसके बाद क्या है कि जो टेट्राहेड्रल वॉइड है उनकी नंबर, तो हम लिख रहे हैं कि 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर एसोसिएटेड विद ईच एटम। हर एटम से 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स एसोसिएटेड हैं। इसका मतलब ये हो गया कि एक एटम 2 टेट्राहेड्रल वॉइड बना रहा है। ठीक है, और अगर सरल लैंग्वेज में बोले तो मान लीजिए, अगर इसका मतलब ये हो गया दैट इज इफ देयर आर n एटम्स in a crystal, ठीक है, if there are n atoms in a crystal, the number of tetrahedral voids will be 2n। समझ में आती बात। एक एटम 2 वॉइड्स के साथ एसोसिएटेड है, एक एटम 2 वॉइड बना रहा है। इसका मतलब जितने भी एटम होंगे किसी क्रिस्टल में, उसकी डबल नंबर में क्या आएंगे, वॉइड्स आएंगे। जैसे सपोज दैट अगर किसी के पास टोटल एटम 4 है, तो उसमें टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितना आएंगे, 8 आएंगे। समझ में आ गई बात। 4 एटम से हर एटम 2 वॉइड्स का कवर कर रहा है, बना रहा है, तो 4 एटम के डबल कर दीजिए आप 8, तो 8 हो गए इसमें टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ठीक है, ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा कि ये कैसे आता है। ठीक, और लास्ट चीज में क्या है कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको डायरेक्टली पता होनी चाहिए, एकदम आपके माइंड में आ जानी चाहिए। इनका एक्सप्लेनेशन क्या है वो मैं अभी आपको दूंगा। टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर सिचुएटेड
एट बॉडी डायगोनल, ये इनकी पोजीशन है, आप ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार 1 मार्क के क्वेश्चन के रूप में ये पूछी गई है बोर्ड एग्जाम्स में। तो हम याद रखेंगे कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो है वो उनकी लोकेशन है, उनकी साइट है, वो कहां पे होती है, बॉडी डायगोनल पे। समझ में आ रही बात? हर टेट्राहेड्रल वॉइड कहां पर होगा, अपनी यूनिट सेल के बॉडी डायगोनल पे होगा। कितनी चीज आप समझ में अपने बिल्कुल बिठा लें। और अब मैं इनको एक एक करके एक्सप्लेन कर दूंगा। फटाफट पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर मेरे साथ आगे चलेंगे इन चीजों को समझने में। तो ये चीज फिर आप भूलेंगे नहीं, पहले आप इनको नोट कर लें, याद कर लें कि 4 एटम से बनते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होती है, एक स्फीयर से 2 वर्ड एसोसिएटेड रहते हैं, मतलब जितने एटम उसके डबल टेट्राहेड्रल वर्ड्स हो गए। और टेट्राहेड्रल वर्ड्स होते कहां पर है, बॉडी डायगोनल पे होते हैं। ठीक है, चलिए इनको नोट करने के बाद अब हम चलते हैं आगे की तरफ और हम इन पॉइंट्स को समझने की कोशिश करेंगे डायग्राम्स की हेल्प से। ठीक, तो टेट्राहेड्रल वर्ड कैसे बनता है, 4 स्फीयर से या 4 एटम से। अब समस्या ये कि वो 4 एटम्स कैसे होते हैं। देखो दोनों बातें ध्यान रखेंगे आप कि टेट्राहेड्रल वर्ड एचसीपी में भी बनते हैं। कैसे, देखो एचसीपी कैसी थी, सबसे पहले मैंने 2D हेक्सागोनल पैकिंग करी थी इस तरीके से, और यहां पर रखा था आइटम अगली लेयर का, फिर यहां पर, ठीक है, अगर आपको याद हो तो एक लेयर, एक ये लाइन लगा दी। अब इन दोनों के बीच में जो डिप्रेशन है, यहां से मैंने दूसरा आइटम रखा था, जस्ट उसके नीचे नहीं रखा था, फिर तो सिंपल क्यूबिक हो जाती। ये हेक्सागोनल 2D क्लोज पैकिंग है। अब इसके ऊपर अगर मैं एक और लेयर लगाऊं तो दूसरा आइटम मैं फिर कहां रखूंगा, इस वाले पर, यहां पर ऐसे, है ना। तो बस यही 3 आप यहां से निकाल लें। तो ऐसे मान के चलें कि आप 3 एटम तो कहां पे रख रहे हैं, एक प्लेन पे, ये 3 एटम तो आपने कहा रख दिए प्लेन पे। ऐसे मान लीजिए ये एक प्लेन है और मैंने अपने यहाँ पर प्लेन पर 3 एटम एक दूसरे सटा के रख दिए। तो उन 3 एटम के बीच में ये आपको स्पेस दिखाई पड़ेगा। और अगर इस प्लेन के या इन 3 गोलों के ऊपर जो ये जो स्पेस दिख रहा है, इसी को कवर करते हुए मैंने क्या करा, एक और स्पेयर रख दिया, तब क्या होगा, फिर ये आपको ऊपर से नहीं दिखाई पड़ेगा, नीचे से देखोगे तब दिखाई पड़ेगा। तो ये जो स्पेस है, बस यही क्या कहलाएगा हमारा, यही टेट्राहेड्रल वॉइड है। यही आपका क्या है, टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, जो कि किससे बना है, 3 स्फीयर्स नीचे, 3 एटम्स नीचे, और उन तीनों स्फीयर के बीच में जो छोटा स्पेस बच रहा है, उसी स्पेस को ढक दिया हमने, एक और ऊपर से एटम रख दिया। तो ये आपका एक टेट्राहेड्रल वॉइड तैयार हो गया। ठीक है, इसको मैं एक और तरीके से आपको दिखाऊंगा, देखिए जरा, कोशिश करिए समझने की। देखिए ये जो मैंने आइटम दिखाए हुए हैं, ये वो आइटम दिखाए हैं जो कि कहां पर है, प्लेन पे रखे हुए हैं। और इस ऊपर वाले, जैसे मैंने अभी क्या बताया, ये मेरा एक प्लेन मान लिया मैंने, 3 एटम यहाँ पे रख दिए ना, और एक एटम ऊपर से रख दिया। अब उस ऊपर वाले एटम को मैं यहाँ पे थोड़ा ऊपर करके दिखा रहा हूँ उसी एक्सिस पे। ऐसे ऐसे मान लीजिए, आप समझिए तो आप इसको, ठीक है, थोड़ा क्लियर हो जाएगा डायग्राम से आपको। इसी एक्सिस में हम गए और हमने यहां पर आकर एक और एटम ये दिखा दिया, देखिए। ठीक है, तो कुछ समझ में आ रहा है, यही एटम नीचे खिसकाते हुए ले आइए और यहाँ पे लाके रख दीजिए। ये ऐसे रखे हुए हैं। अब 3D डायग्राम है, बोर्ड पे बिल्कुल एग्जैक्ट बनाना पॉसिबल नहीं होता है, तो आप इसी को समझेंगे। ये 3 गोले तो रखे हैं प्लेन पर, और एक इनके ऊपर रखने के लिए आ रहा है, ये ऊपर से आ रहा है। तो जब ये यहाँ रख जाएगा आके, तो ये जो स्पेस आपके सामने दिख रहा है, ठीक है, यही क्या कहलाएगा, टेट्राहेड्रल वॉइड कहलाएगा। आप देख लो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हम इसको टेट्राहेड्रल वॉइड कहते क्यों है। देखिए जो वॉइड है उसका आकार टेट्राहेड्रल नहीं होता, उसकी शेप टेट्राहेड्रल नहीं होती है। एक्चुअल में इसको जो नाम टेट्राहेड्रल दिया गया वो क्यों दिया गया है कि जिन 4 स्फीयर्स से मिलकर ये वॉइड बन रहा है, अगर हम उन 4 स्फीयर्स के सेंटर्स को ज्वाइन करें आपस में, तो एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनती है। ठीक है, कुछ इस तरीके की। आप अगर इसको समझें,
ये क्या है, एक एटम का सेंटर, दूसरे एटम का सेंटर, तीसरे एटम का सेंटर और चौथे एटम का सेंटर। समझ में आ रही बात। और अगर मैंने इन सबको ज्वाइन कर दिया तो ये टेट्राहेड्रल टाइप स्ट्रक्चर बन जाती है। उसको और क्लियर समझने के लिए आप इस तरीके से देख सकते हैं, ये कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर बन जाती है ऐसे, समझ रहे ना। और ये स्ट्रक्चर कैसी है, टेट्राहेड्रल। देखिए मीथेन के मॉलिक्यूल की जगह याद करिए, और ये एंगल कितना होता है 109 डिग्री 28 मिनट। तो ये वॉइड का शेप नहीं होता है जिसकी वजह से हम इसको टेट्राहेड्रल बोल रहे हैं, बल्कि क्या होता है, जिन एटम्स से मिलकर वो वॉइड बन रहा है, अगर हम उन एटम्स के सेंटर को ज्वाइन करेंगे तो कुछ इस टाइप की शेप हमारे सामने बनेगी। आप अगर इसको इस तरीके से मिला देंगे इस तरीके से, तो ये आपके सामने एक रेगुलर टेट्राहेड्रल बन जाएगा। और इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, इस वॉइड को क्या कहते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड। देखें आप, ठीक है। तो ये एक रेगुलर टेट्राहेड्रल आपके सामने बन रहा है और इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। पहले पॉइंट मैंने क्या लिखा था कि मेड अप ऑफ फोर एटम्स। तो हमने देखा कि जो टेट्राहेड्रल वॉइड है वो कितने एटम से मिलकर बन रहा है, 4 एटम से। दूसरी बात को क्लियर करते हैं कि उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 क्यों होती है और कैसे होती है। तो देखो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होता है, किसी भी एटम की किसी चीज की हम कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं तो उसका क्या मतलब होता है कि वो एटम अदर कितने एटम्स के साथ टच हो रहा है। समझ में आती बात, अदर कितने एटम्स के साथ टच हो रहा है तो वो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाती है हमारी। ठीक है, जैसे मान के चलो 1 2 3 4, ये मैंने कुछ बना दिया ऐसी डिजाइन। अगर मैं पूछूं कि इस वाले एटम की कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है तो आप कहेंगे 2। क्यों, क्योंकि एक तो ये इस एटम के साथ कनेक्ट हो रहा है और एक इस एटम के साथ कनेक्ट हो रहा है, तो 2 एटम के साथ टच में है तो इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है, 2। हमें अपने वॉइड के बारे में बात करनी है कि हमारा वॉइड कितने एटम्स के साथ टच में होगा, वही उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगी। अब आप खुद सोचिए, थोड़ा सा इमेजिन आपको करना पड़ेगा। आप एक बात बताएं, जैसे मान लीजिए इसी डायग्राम को देख ले, ठीक है, इसी डायग्राम को आप देख लें कि एक एटम ये, ठीक है, एक एटम ये और एक एटम ये, तो बेस में हो गए। और ऊपर से जब हमने एक और एटम लगाया ये वाला, ठीक है, तभी तो ये वॉइड बना बीच का। ये जो वॉइड आपको दिखाई पड़ रहा है ये कब बना, 3 एटम नीचे और एक एटम ऊपर, ठीक, ये एक टेट्राहेड्रल वॉइड बन गया। अब अगर हम एक पूरे क्रिस्टल की बात करें तो क्या उसमें 2 ही लेयर होंगी भाई, एक लेयर तो नीचे, उसी लेयर के 3 एटम, मैं पूरी लेयर नहीं दिखाई थी, उसी लेयर के 3 एटम, जैसे यहाँ पे दिख रहा है, ये तो बहुत लंबी एक लेयर बन सकती है, लेकिन मैंने केवल इतना पोर्शन दिखाया है। देखो आप, सिर्फ इतना पोर्शन दिखाया कि 3 एटम्स नीचे और एक एटम जो दूसरी लेयर का है वो उसके ऊपर। अब क्या उसके ऊपर तीसरी लेयर नहीं लगी होगी, बिल्कुल लगी होगी साहब। तो 3 एटम नीचे, ठीक, पहली लेयर के, एक एटम उसके ऊपर रखा दूसरी लेयर का, ठीक है। तो वो जो बीच वाला, जो ये दूसरा एटम है उसको आप समझें कि जो बीच वाला एटम है ये वाला, इसके नीचे 3 एटम है और तीसरे लेयर लगाओगे तो उसके ऊपर भी 3 एटम होंगे, ठीक है। जैसे ये है 3 एटम, ये उनके ऊपर ये एटम रखा है, अब इसके ऊपर फिर से हम 3 एटम रख देंगे, तो जो बीच में एक एटम आया, ठीक है, वो बीच वाला एटम अपने से नीचे वाले 3 एटम्स के साथ भी एक टेट्राहेड्रल बॉन्ड बनाएगा, बनाएगा कि नहीं, और अपने से ऊपर वाले के साथ भी क्या बनाएगा, एक टेट्राहेड्रल बॉन्ड बनाएगा। तो एक एटम जो है कितने वॉइड से एसोसिएटेड हो रहा है, ये 2 वॉइड्स, एक एटम 2 वॉइड से एसोसिएट हो रहा है। और कोऑर्डिनेशन नंबर तो साफ साफ दिखाई पड़ रही है कि अगर ये वॉइड है तो ये वॉइड कितने एटम से टच हो रहा है। देखिए आप भाई, 3 एटम नीचे थे और एक एटम ऊपर था, उन्हीं के बीच में तो दब गया वो वॉइड, उन्हीं के बीच में वॉइड बना हुआ है। तो वो जो वॉइड है नीचे वाले 3 एटम से और ऊपर वाले एक एटम से क्या कर रहा है, कॉन्टेक्ट में। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गई। और एक एटम 2 वॉइड से कैसे एसोसिएटेड है वो भी मैंने बताया कि भाई 3 एटम ये हो गए बेस के, एक इनके ऊपर रख दिया और 3 फिर से उसके ऊपर रख दिए। जो बीच में एक सिंगल एटम पड़ा वो अपने से ऊपर वाले 3 एटम्स के साथ भी एक टेट्राहेड्रल बॉन्ड बनाएगा और अपने से नीचे वाले 3 एटम्स के साथ भी एक टेट्राहेड्रल बॉन्ड बनाएगा। तो इस तरीके से एक एटम 2 टेट्राहेड्रल बॉन्ड को, ठीक है, बना रहा है। उसके हम कह सकते हैं कि 1 एटम इज एसोसिएटेड विद 2 टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स। तो ये 3 पॉइंट्स अभी फिलहाल आपके क्लियर हो गए होंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर तो बहुत ही आसान है, आप यहाँ से समझ सकते हैं। इससे समझ लीजिए कि ये आपका वॉइड है, तो 3 तो ये आपको टच दिखाई पड़ रहे हैं, ये भी हमने जानबूझ के ऊपर बनाया है। इसको अगर इसके ऊपर खिसका के रख दें लाके तो ये भी इससे टच हो जाएगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी।
क्लियर है? चलिए इसको नोट कर लीजिए फटाफट, फिर हम लोग आगे वाले पॉइंट को समझते हैं एक यूनिट सेल की हेल्प से कि उसमें टेट्राहेड्रल वर्ड होता कहां पे। क्लियर? चलिए हम देख रहे हैं कि एफसीसी में टेट्राहेड्रल वर्ड कहां पर होता है। ठीक है, इन एफसीसी मैंने कहा था एचसीपी की तो यूनिट सेल जो है नॉन क्यूबिक होती है, तो उसको हमें नहीं ले रहे हैं एग्जांपल में हम उसको। अब जरा इस डायग्राम को आप ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा क्लियर बनाने की कोशिश कर रहा हूं डायग्राम कितना हो सकता है, और थोड़ा सा आप जो है अपनी इमेजिनेशन का भी यूज करेंगे, तब इन चीजों को प्रॉपरली आप समझ पाएंगे। ठीक है, ये मान लीजिए मेरे पास क्या है, एक यूनिट सेल। ठीक है, अभी ये किस टाइप की है नहीं कह सकते, लेकिन मुझे इसको क्या बनाना है, एफसीसी बनाना है, फेस सेंटर्ड बनाना है। ठीक है, तो आप मान लीजिए कि ये एफसीसी यूनिट सेल है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, और एफसीसी यूनिट सेल में होता क्या है कि कॉर्नर्स पे एटम होते तो है, ठीक है, और साथ ही साथ कहां पर होते हैं, फेस के सेंटर्स पर भी होते हैं। ये आपको पता है, तो मान के चलिए कि ऐसा ही अरेंजमेंट यहाँ पर है। मैं सिर्फ जितनी जरूरत है उतने ही यहाँ पे बनाऊंगा। अब समझिए जरा कि टेट्राहेड्रल वर्ड्स कैसे बनता होगा इस यूनिट सेल में। देखो सबसे पहले तो आप देखो कि इस कॉर्नर पर ये एक एटम है। ठीक है, छोटे बना रहा हूँ एटम, ज्यादा बड़े बनाऊंगा तो कंजस्टेड हो जाएगा डायग्राम, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। ये कॉर्नर देखो, अगर आप सामने से देख रहे होगे तो आप समझ पा रहे होगे कि अगर एक इसको रूम मान लें तो रूम के पीछे वाली दीवार का लेफ्ट और अपर वाला ये कॉर्नर है। ठीक है, अब ये देखो कि ये जो कॉर्नर है वो कितने फेसेस से एसोसिएटेड है, कितने फेस से कनेक्टेड है। एक फेस तो कौन सा, जो ऊपर वाला है, छत वाला। तो मान लीजिए इसका जो है फेस के सेंटर पर यहाँ पर भी एक एटम रखा हुआ है, समझे। और एक फेस हमारा ये साइड वाला, उस कॉर्नर से ये साइड वाला फेस भी कनेक्टेड है, तो एक इस फेस के सेंटर पर अन्य एटम मान लिया यहाँ पर। समझ में आ रही? आप सामने से देखेंगे तो मालूम पड़ेगा कि कौन कौन से फेस कनेक्टेड है इससे। एक तो फेस कौन सा कनेक्टेड है आपका, ऊपर वाला, सीलिंग वाला, सीलिंग वाला, ठीक है, छत वाला। एक ये लेफ्ट वाला, और एक इसके अंदर वाला फेस भी तो कनेक्टेड है, ये वाला। तो इसके सेंटर पर भी तो हम एक मानेंगे। तो अगर हम इनको मिलाएं तो जो वॉइड बनेगा वो लगभग यहां बनेगा। आप देखिए कि ये तीन एटम, ठीक है, ये तीन एटम वही हैं जो प्लेन में मैंने दिखाए थे कुछ इस तरीके के। ठीक है, ये तीन एटम वही हैं, और ये ऊपर जो कॉर्नर वाला एटम है वो इन तीनों के बीच में यहाँ पर रख जाएगा, सेंटर में। आप इसको इमेजिन करें। ठीक है, एक ये फेस के सेंटर में एटम हो गया, एक इस फेस के सेंटर में, और एक फेस के सेंटर में। और अगर मैं तीनों को इनको यहाँ मिलाने की कोशिश करूंगा तो जो वॉइड आएगा वो यहाँ पर आएगा। ठीक है, ये आपका टेट्राहेड्रल वॉइड है। ठीक है, समझ पा रहे हैं? और ऐसा यहाँ पर नहीं, हर जगह पर होगा। आप ऐसा ही नीचे भी होगा। देखो नीचे वाले कॉर्नर पे मैं दिखाऊं कि भाई एक एटम तो मैंने यहाँ मान लिया। अब इससे कितने फेस कनेक्टेड है, एक तो इससे ये साइड वाला फेस कनेक्टेड है, तो एक एटम तो इसके इस फेस के सेंटर पर यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, एक ये बीच वाला, ये नीचे वाला फेस कनेक्टेड है, तो यहाँ पर कहीं एक एटम पड़ेगा जाकर। और एक ये वाला फेस कनेक्टेड है, तो इसका यहाँ पर कहीं पड़ेगा जाके। इसको मैं थोड़ा इधर बना दे रहा हूँ, एक यहाँ पर कहीं पड़ेगा इस फेस के सेंटर पर। तो इस फेस का सेंटर मैं कहीं लगभग यहाँ मान ले रहा हूँ। ठीक है, 3D डायग्राम में थोड़ा सा दिक्कत होगी बनाने में। और अगर मैं इसको बनाने की कोशिश करूं, इनको मिलाने की कोशिश करूं, तो कुछ इस तरीके से मैं इनको मिला सकता हूं। तो दूसरा वाला जो वर्ड बना वो कहां बना, यहां। समझ रहे ना, एक वर्ड यहां बन गया, एक वर्ड यहां बन गया। अब ऐसा ही हर कॉर्नर पे होगा। अब हर कॉर्नर पे तो नहीं दिखा सकते एक डायग्राम में। अब इसको समझने की ये कोशिश करिए। देखो एक दो तीन, ये फेस वाले एटम्स हो गए तीन, तो तीन एटम फेस वाले और एक कॉर्नर वाला, तो इस तरीके से अरेंज हो गए। ये तीन एटम फेस वाले और एक कॉर्नर वाला, समझ गए ना। तो ये आपके दो क्या बन गए, आमने सामने के मैंने बना दिए हैं दो वर्ड। और अगर एक फ्रेश ट्यूब में हम समझने की कोशिश करें कि इसकी एक्चुअल पोजीशन होती क्या है, तो यहाँ पर आपको ये क्लियर हो जाएगा कि इसकी पोजीशन कहाँ पे होती होगी। आप ध्यान से देखें कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपके कॉर्नर वाले एटम्स हो गए। और देखो ये जो वर्ड बन रहा था कैसे बन रहा था कि ये वाला एटम
और ये 3 फेस वाले एटम, ऐसे ये वाला एटम और ये 3 फेस वाले एटम, अगर मैं इससे और इस वाले कॉर्नर को मिला दूं तो ये चीज क्या कहलाती है? ये बॉडी डायगोनल कहलाती है। ठीक है, ये क्या कहलाती है? बॉडी डायगोनल। और ये जो वॉइड बन रहा था, एक वॉइड लगभग यहाँ बन रहा था, ठीक है, और एक वॉइड बन रहा था कहीं यहाँ पर। इसका मतलब ये है कि ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड है वो कहाँ पे बन रहे हैं? बॉडी डायगोनल पे बन रहे हैं। और आप देखें, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि ये एक ही बॉडी डायगोनल है और एक ही बॉडी डायगोनल पर कितने टेट्राहेड्रल वॉइड बन रहे हैं? 2। यानी हम यहाँ पे लिख दें कि देयर आर 2 tetrahedral voids on one body diagonal। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहां पर होते हैं बेटा? बॉडी के डायगोनल पर होते हैं, और एक नहीं 2 होते हैं। एक बॉडी डायगोनल पर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं। और एक चीज और ध्यान से समझ लो कि जो वर्ड इसमें बॉडी डायगोनल पे होगा वो पूरी तरीके से क्यूब के अंदर ही तो होगा। यानी इस वॉइड का जो कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, इस वाले वॉइड का जो कंट्रीब्यूशन है अपने क्यूब में, ठीक है, ऐसा पहले आइटम का निकालते थे, ये 100% है दोनों का। बॉडी डायगोनल पूरी तरीके से क्यूब के अंदर ही तो होगा, और बॉडी डायगोनल पर ही वो दोनों क्या है? वॉइड्स। तो दोनों वॉइड्स का कंट्रीब्यूशन क्या है? 100 है, 100% है। यानी पूरे पूरे वर्ड जो है वो क्यूब के अंदर ही है। अब आप खुद समझें कि एक बॉडी डायगोनल पर 2 टेट्राहेड्रल वर्ड्स, और बॉडी डायगोनल होते कितने? बॉडी डायगोनल कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, बॉडी डायगोनल्स कितने होते हैं? 4। तो टोटल वर्ड्स कितने निकले? टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, टोटल नंबर ऑफ कौन से वर्ड्स? टेट्राहेड्रल वर्ड्स। ठीक है, मैं कहीं भी लिख दे रहा हूं तो आप उसको अपनी तरीके से, ठीक है, अच्छी तरीके से अपनी कॉपी पे नोट करेंगे। टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितना हो गए? 4 × 2 = 8। कैसे 4 × 2? एक बॉडी डायगोनल पे 2 वर्ड, और बॉडी डायगोनल कितना होते हैं? 4। तो कितना हो गया? 4 × 2 8। समझ जाइए आप। तो बॉडी डायगोनल आप समझ रहे हैं ना, 4 होते हैं, और हर बॉडी डायगोनल पर 2 वर्ड होते हैं, तो टोटल कितना हो गया? 8 हो गया। इस तरीके से हमारा कंक्लूजन ये निकला कि अगर हमारे पास एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है, तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में हमारे पास टेट्राहेड्रल वर्ड्स की जो नंबर आती है वो कितनी आती है? 8 आती है। ठीक है, 8 आती है। और अब आप इस बात को समझे जो मैंने बताया था कि एक एटम, या ये कह लो कि जितने एटम्स होते हैं किसी लैटिस में या यूनिट सेल में, उसके डबल टेट्राहेड्रल वर्ड्स होते हैं। ठीक है, अब इस चीज को पहले नोट कर लें। ठीक है, फिर मैं इसको थोड़ा इरेज करके और कुछ रिजल्ट यहाँ पे लिखने वाला हूँ। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए फटाफट। ये नीचे वाला पोर्शन में फिलहाल हटा दे रहा हूँ। ठीक है, मैंने क्या कहा कि नंबर ऑफ एटम्स, देखना ध्यान से, नंबर ऑफ एटम्स इन एफसीसी। आप ध्यान से देखें, पहले ही आप पढ़ चुकेंगे एफसीसी में टोटल नंबर कितना होते हैं? एटम्स 4। कैसे होते हैं? कॉर्नर वाले का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है। ठीक है, तो 8 कॉर्नर होते हैं, तो कॉर्नर से टोटल आपको 1 मिलता है, और 3 मिल जाते हैं कहां से? फेसेस से। तो टोटल एफसीसी में एटम कितने होते हैं? 4। ठीक है, और नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितने हुए? अभी आपने निकाला कि एक बॉडी डायगोनल में 2 होते हैं, और टोटल बॉडी डायगोनल कितने होते हैं? 4। तो कितना हो गए? 8। तो दिख रहा है कि एफसीसी में जितना एटम है उसका डबल क्या है? टेट्राहेड्रल वर्ड। इसीलिए मैंने लिखा था पॉइंट में कि इफ देयर आर n नंबर ऑफ एटम्स देयर विल बी, या ये कह लीजिए कि नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स विल बी 2n। ठीक है, तो वो पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। वो पॉइंट यहां से वेरीफाई हो रहा है कि अगर किसी यूनिट सेल में n एटम्स हैं तो 2n क्या होंगे? टेट्राहेड्रल वर्ड्स की नंबर होंगी। कारण क्या है कि वो बॉडी डायगोनल पे होते हैं, और बॉडी डायगोनल पर एक नहीं 2 होते हैं। एक बॉडी डायगोनल पर 2 टेट्राहेड्रल वर्ड्स। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ कितना निकल आएंगे? जितने बॉडी डायगोनल है उससे डबल निकल आएंगे। तो इतनी चीज आपको क्लियर हो गई होगी। ये टेट्राहेड्रल वर्ड्स के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी। इंपॉर्टेंट बात क्या है ये आप ध्यान रखेंगे। 3 बातें ध्यान रखनी होती हैं कि टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितने आइटम से बन रहा है? 4 आइटम से। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है उसकी? 4 है, क्योंकि वो 4 आइटम्स को टच कर रहा है। और तीसरी चीज उसकी लोकेशन कहां पर है? बॉडी डायगोनल।
बॉडी डायगोनल उसकी लोकेशन है, लोकेशन अगर याद है तो ये वाला रिजल्ट अपने आप याद आ जाएगा। तो मैं 4 बातें चलो कर देता हूँ, ठीक है। पहला क्या कि टेट्राहेड्रल वॉइड 4 एटम से मिलकर बनते हैं। दूसरा, कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है, 4। तीसरा, जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं, ठीक है, उनकी जो पोजीशन है वो क्या होती है, बॉडी डायगोनल होती है, ठीक है। और लास्ट में बताऊं कि अगर किसी लैटिस में n नंबर ऑफ एटम्स हैं तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स की नंबर उनकी डबल हो जाती है, यानी 2n हो जाती है। जितना एटम उसके डबल टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ये हमारा इसका कंक्लूजन निकल कर आ गया। अब हम चलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की तरफ। इसको आप स्क्रीनशॉट लेना या नोट कर लेना। चलिए, इसको समझना बेटा बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। इसको आप रट नहीं सकते, रटेंगे तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहेंगे और फिर आपकी कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ना तो न्यूमेरिकल पोर्शन और ना थ्योरी। अब बात कर लेते हैं किसकी, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की, ठीक है। ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ठीक। और इनके बारे में भी पहले हम वही 2-3 बातें जो इंपॉर्टेंट थी वो लिख लेंगे, उसके बाद हम उनको एक्सप्लेन भी कर लेंगे। देखिए, सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, टेट्राहेड्रल में क्या बताया था, कितने एटम से मिलकर बनते हैं, वही यहाँ पे बता रहा हूँ, मेड अप ऑफ 6 स्फीयर्स, ठीक है, या एटम्स। जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं वो 6 एटम से मिलकर बनते हैं, ठीक है। जब 6 एटम से मिलकर बनेंगे तो इनकी कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितनी होगी, 6। मैं अभी एक्सप्लेन भी कर दूंगा कैसे होगी। कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो भी कितनी हो जाएगी, 6 इनकी कोऑर्डिनेशन नंबर होगी। तीसरी चीज क्या लिखाई थी मैंने वहां पर, इनकी पोजीशन। तो इनकी 2 पोजीशंस होती हैं, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर सिचुएटेड एट, ठीक है, कहां कहां पर, 2 जगह पर होते हैं। एक तो होते हैं कहां पर, बॉडी सेंटर पर, ठीक है। बॉडी सेंटर इनकी एक पोजीशन होगी ऑक्टाहेड्रल वॉइड की, और दूसरी पोजीशन क्या होगी बेटा, एज सेंटर, ठीक है। एज सेंटर और बॉडी सेंटर, ये 2 पोजीशन हो गई आपकी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की। चौथी बात कर लेते हैं नंबर की। अगर हम लिखें इफ देयर आर n atoms in a lattice, comma, the number of octahedral voids will also be n। क्लियर है ना। इसमें क्या होता है, अगर किसी लैटिस में n एटम्स हैं तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की नंबर भी कितनी होगी, n होगी। मतलब जितने एटम्स उतने ही वॉइड, ठीक है। जबकि टेट्राहेड्रल में क्या हो रहा था, जितने एटम उसके डबल वॉइड थे। तो एक और रिजल्ट यहाँ पर मैं लिख सकता हूं, कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो हैं वो हाफ होते हैं किसके, टेट्राहेड्रल वॉइड्स। समझ में आ गई बात। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो हैं वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स के आधे होते हैं। सीधी सी बात है भाई, किसी क्रिस्टल में n एटम्स है तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितना होंगे, 2n, और ऑक्टाहेड्रल कितना होंगे, n। तो n जो है 2n का हाफ ही तो हुआ। तो बहुत इंपॉर्टेंट और इजी सा रिजल्ट है, इसको आप याद रखेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद मैं फिर इन चीजों को एक्सप्लेन करूंगा कि इनकी पोजीशंस क्या होती हैं और इनके जो है कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, और ये जो ऊपर वाला लाइन लिखी हुई ऊपर वाली, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। कर लीजिए। चलिए, तो एफसीसी की एग्जांपल से बात करेंगे, ठीक है। इन एफसीसी सबसे पहले देखिए कि जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं वो 6 स्फीयर से मिलकर बनते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे टेट्राहेड्रल वॉइड 4 स्फीयर से बन रहे थे। तो देखो, ये तो 3 स्फीयर तो कौन से हो गए, बेस लेयर। ये 3 स्फीयर हो गए, हमने यहाँ पे 3 स्फीयर रख दी। अब 3 स्फीयर हमें उनके ऊपर भी रख देने हैं। समझ में आ रही बात, 3 स्फीयर हमें उनके ऊपर भी रखने हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इस तरीके से दिखा रहा हूं। अब ये डायग्राम
थोड़ा सा हौच पौच लगेगा आपको, क्योंकि इसमें 6 स्फीयर है। तो देखो 6 स्फीयर से ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है, ये एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। ये आपका एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड है जो 6 एटम्स के बीच का स्पेस है। अब इसको मैं थोड़ा अलग तरीके से यहाँ पर अगर दिखाऊं, जैसे मैंने उसका डायग्राम दिखाया था टेट्राहेड्रल का, कि भाई ये तो हो गए एक प्लेन पे रखे हुए 3 एटम्स, ठीक है। 3 एटम हमने एक प्लेन पे ऐसे सजा दिए, ठीक है, एक प्लेन पे रख लिए। अब 3 एटम हमें वैसे ही उसके ऊपर लाके चिपकाने हैं, ठीक है। तो अगर मैं ये 3 एटम और ऊपर वाले 3 एटम को थोड़ा सा खींच दूं, थोड़ा ऊपर दिखाऊं, तो डायग्राम कैसा बनेगा आप यहां से समझने की कोशिश करें, ठीक है। ये वही लाइन ऑफ एक्सिस में यहाँ पे ड्रॉ कर ले रहा हूँ, जैसे सेंटर से होती हुई जाएगी यहाँ से वॉइड से, ठीक है। अब इसको समझने की आप कोशिश करेंगे, ठीक है। ये देखिए ये वो डायग्राम है, 3 नीचे हैं और 3 इसके ऊपर है। आप इसी को खिसकाते खिसकाते आप इसके ऊपर लाके रख देंगे, तो ये वाला जो स्पेस दिख रहा है ये इनसे ढक जाएगा, और आप इसी को क्या बोलेंगे, यही हमारा क्या है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। यही आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहलाएगा। और इसको ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्यों कहा जा रहा है, इसकी शेप ऑक्टाहेड्रल नहीं है। अगर इन 6 एटम्स के सेंटर्स को आप मिला दें तो आप देखेंगे कि आपके सामने एक ऑक्टाहेड्रल बन जाएगा, ठीक है, एक ऑक्टाहेड्रल बन जाएगा। एक सिंप्लीफाइड डायग्राम में ऑक्टाहेड्रल पे यहाँ पे बना दे रहा हूँ, ठीक है। ये कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर आपके सामने बनेगी। समझना ये बात? देखो 1 2 3 एटम्स ये, और 1 2 और 3 एटम्स ये, इनके सेंटर को मिलाकर ये बन जाएगा एक ऑक्टाहेड्रन, ठीक है। कैसे बना, जिन 6 एटम्स से ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन रहा है उन एटम्स के सेंटर को अगर आप मिला देंगे तो एक रेगुलर ऑक्टाहेड्रल बन जाएगा। इसी वजह से इन एटम्स के बीच के स्पेस को या इस स्पेस को हम क्या कह रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कह रहे हैं। ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया कि 6 एटम से कैसे बनता है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर भी यहीं से क्लियर हो जाएगी। देखो कि 3 एटम तो ये हो गए एक प्लेन पर, और 3 ही एटम ने ऊपर से रख दिए, तो वो जो स्पेस था, जो वॉइड था, वो तो उन्हीं 6 के बीच में तो आ गया। अब इसके भी ऊपर रखोगे जाके तो ये वाला वॉइड समझो उसको टच करेगा, तो ये वॉइड देखो अपने प्लेन में 1 2 3 इनको तो टच कर ही रहा है, और ऊपर से जब इसको भी रख दोगे तो ये वॉइड जो है इन 3 को भी टच करेगा। भाई इन 3 और इन 3 के मिलने से ही तो ये वॉइड बन रहा है। तो अपने से जो वॉइड है अपने से ऊपर वाले तीनों स्फीयर को भी टच करेगा और अपने से नीचे वाले तीनों स्फीयर को भी टच करेगा। तो टोटल कितने स्फीयर्स को टच करेगा, वो 6 स्फीयर्स को। इसलिए इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। क्लियर है कि नहीं? चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसकी लोकेशन या इसकी पोजीशन की बात करेंगे, जो कि 2 होती है, बॉडी सेंटर और एज सेंटर। क्लियर है? करिए, देखिए बनाते हैं एक एफसीसी। देखिए आप लोग भी डायग्राम्स को बनाने की प्रैक्टिस जरूर कर लें, क्योंकि डायग्राम्स बनाने तो पड़ेंगे एग्जाम में आपको, ठीक है। तो अगर आपने पहले से बना रखे होंगे कभी, तो आपको थोड़ा सा आसानी रहेगी उनको बनाने में, ठीक है। ये मैंने एक यूनिट सेल बनाया। अब ये एफसीसी है, आप ऐसा मान के चलेंगे कि हर कॉर्नर पर इसके एटम है और फेस सेंटर पर भी है, लेकिन हम कौन से दिखाएंगे, जो हमें रिक्वायरमेंट है, जो जरूरी है। मान के चलते हैं इसमें जो साइड वाले फेजेस हैं, पहले मैं उनके सेंटर पे रखे हुए एटम बना रहा हूँ। देखिए एक फेज तो ये वाला है, तो मैं इसके सेंटर पर एक एटम यहाँ दिखा दे रहा हूँ। एक फेज ये वाला है, ठीक है, इसके सेंटर पर एटम यहाँ दिखा दिया। एक फेज ये वाला है, इसके सेंटर पर यहाँ एटम दिखा दिया। और एक फेज हमारा ये वाला है, तो इसके सेंटर पे एटम मैंने यहाँ दिखा दिया। समझ रहे ना? मैंने क्या बताया, ऐसे आप इसको रूम की तरह इमेजिन कर लो, और ऐसे मान के चलो जो आपकी चारों दीवारें हैं रूम की, उन दीवारों के सेंटर पे मैंने एटम मान लिया। और अगर उन सेंटर्स को मिला दें तो ये सारे सेंटर्स जो देखो, ये सारे एटम जो है एक प्लेन में होंगे। आप देख पा रहे हैं
ये सारे के सारे कैसे हैं, एक ही प्लेन में है। आप बिल्कुल अच्छे तरीके से इमेजिन कर सकते हो, रूम में बैठे हुए हो, ठीक है, जो वॉल्स हैं आपकी 4 वॉल्स हैं, उनके सेंटर में एटम रखा हुआ है। अगर मैं एक वॉल से दूसरी वॉल के सेंटर को, दूसरी वॉल के तीसरे को इस तरीके से मिला दूंगा तो ये सभी एक ही प्लेन में आ जाएंगे, एक ही प्लेन में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये 4 एटम तो एक प्लेन में हो गए। अब जो ऊपर वाला फेस है, जो छत के रूप में दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर भी एक एटम होगा और एक एटम यहाँ हमारे कहाँ पर होगा, जो फर्श वाला फेस है या जमीन वाला फेस है उस पर भी होगा। तो देखो ये जो है ना 4 तो ये हो गए और एक ये ऊपर से और नीचे से आ गए, तो कुछ यहाँ पर आके, ठीक है, ये वॉइड कहाँ पर बनेगा, कुछ इस जगह पर आकर बनेगा, ये यहाँ पर ये वॉइड बनेगा, ठीक है। और इसी वॉइड को हम क्या बोल रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है कि नहीं, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। अब ध्यान से देखें कि ये जो चीज है ना, ये जगह जो है ये बॉडी सेंटर ही तो है, ठीक है, क्या बॉडी सेंटर नहीं है, ये देखिए ये बिल्कुल बीचों बीच में है। कमरे के चारों दीवारों के बीच बीच में एक एक एटम लगा हुआ है, आपने उनको मिलाया, वो एक प्लेन बन गया और इसी प्लेन के ऊपर वाले फेस यानी छत पे एक एटम है और एक जमीन पर है। तो जब ये टच करेंगे तो जो स्पेस बनेगा वो आपके रूम के बिल्कुल बीचों बीच में बनेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, बॉडी सेंटर बोलते हैं। तो देखिए एक लोकेशन तो इसकी कहाँ आ गई, बॉडी सेंटर। और ध्यान रखना कि जो बॉडी सेंटर पे जो एटम है या जो सॉरी वॉइड है, ये बॉडी सेंटर वाला जो वॉइड है, इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो 100% है, ठीक है, कंट्रीब्यूशन 100% है। यानी कि ये वॉइड पूरी तरीके से क्यूब के अंदर है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं कि बॉडी सेंटर पर कितने वॉइड हो गए, बॉडी सेंटर वाले कितने हो गए वॉइड, 1 पूरा हमने काउंट कर लिया है, क्योंकि ये पूरा का पूरा कहां पर है, क्यूब के अंदर है। समझ में आनी बात, 2 पोजीशन बताई थी मैंने, एक बॉडी सेंटर, दूसरी एज सेंटर। तो बॉडी सेंटर वाला आपके सामने क्लियर बना हुआ है डायग्राम, ठीक है। ये बॉडी सेंटर वाला आइटम जो सॉरी वॉइड है वो पूरी तरीके से क्यूब के अंदर है, इसलिए इसका कंट्रीब्यूशन हमने 100% माना और उसको 1 काउंट किया है। तो बॉडी सेंटर वाला जो वॉइड है उसको हमने 1 यहाँ पर ले लिया। अब हम बात करेंगे कि एज सेंटर पर कैसे होता है, कहां पर होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड उसकी, ठीक है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे चलें, दूसरी लोकेशन की बात करें। ले लिया, चलिए अब एक दूसरा क्यूब बना रहे हैं, ठीक है। सारी बातों को ध्यान से समझना। ये क्यूब हो गया, ठीक है, अभी बन रहा है अभी, हाँ ये मत समझिए स्क्वायर को मैंने क्यूब बोल दिया। चलिए अब तो हो गया ना, अब ये क्यूब हो गया। अब जरा इसमें ध्यान से देखें, अब मैं फिर से देखो, अभी भी मैंने क्या करा था, 6 एटम्स से मिलने वाला एक वॉइड बनाया था। कौन कौन से एटम थे वो, चारों साइड वाले, ये फेस के सेंटर पर, और एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। अब देखो यहाँ पर मैं क्या बात कर रहा हूँ कि एक तो मान लो यहाँ पर एटम है, भाई कॉर्नर पर भी तो एटम होगा, सारे नहीं दिखा रहा हूँ, जिसकी रिक्वायरमेंट है वही दिखा रहा हूँ। लेकिन आप जानते हैं कि अगर ये FCC है तो हर कॉर्नर पे एटम होगा, हर फेस के सेंटर पे भी एटम होगा। लेकिन मुझे रिक्वायरमेंट जितनी डायग्राम बनाने के लिए मैं उतने दिखाऊंगा। एक तो यहाँ कॉर्नर पे एटम होगा, क्लियर है, एक बेटा इस कॉर्नर पर भी एटम होगा, समझ सकते हो आप, एक इस फेस के सेंटर पर एटम होगा। ये कौन सा फेस है, ऊपर वाला, ठीक है। ये तो इस यूनिट सेल की बात होगी। अब क्या क्रिस्टल में एक यूनिट सेल होगी, क्रिस्टल में तो और भी यूनिट सेल्स होंगी। अब नाउ वी आर मूविंग इन अनदर यूनिट सेल। अब हम दूसरी यूनिट सेल में अगर मूव करें जो कि इसके पीछे बनी होगी कुछ इस तरीके की, ठीक है, इसके पीछे भी तो एक यूनिट सेल बनी होगी। अगर मैं ऐसे दिखाऊं तो उस यूनिट सेल का जो ऊपर वाला फेज होगा वहां पर भी तो एक एटम होगा ऐसा। तो ये 4 एटम अब की बार कैसे हो जाएंगे, एक प्लेन में हो जाएंगे, देखो हो जाएंगे कि नहीं, 4 एटम एक फेज में हो गए। अब ये जो फेस दिखाई पड़ रहा है आपको पीछे वाला फेस, ठीक है, ये वाला फेस, इस फेस के सेंटर पर भी तो यहाँ पर एक एटम होगा। और इसी तरह इस क्यूब के जो ऊपर एक और क्यूब बना होगा उसका जो ये वाला फेस होगा ऊपर वाला, वहां पर भी एक एटम होगा। तो ये जो एटम है, ठीक है, इनके अगर देखे जाए, इनको जब पास पास लाया जाएगा तो इनके द्वारा बनने वाला वॉइड जो है वो कहीं यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर ये बनेगा। और ये जो पोजीशन है ये क्या कहलाती है, एज सेंटर कहलाती है। आप समझ पा रहे हैं इस चीज को, देखो फिर से समझो, ये तो एक क्यूब हो गया
एक कॉर्नर ये, एक कॉर्नर ये, दोनों पे एटम होगा, एक इस वाले फेस के सेंटर पर एटम होगा, ठीक है। और अगर बगल वाली यूनिट सेल में चले जाएं जो इससे आगे बनी होगी ऐसी यूनिट सेल एक और, ठीक है, पूरा लैटिस है हमारे पास, तो उस यूनिट सेल के ऊपर वाले फेस जो कि इसी के पैरेलल पड़ेगा। ऐसा मान लीजिए कि एक कमरा उसकी छत और बगल में एक और कमरा बना उसकी भी छत, ठीक है, तो वो वाला आइटम हमने ले लिया है। ये तो ये 4 आइटम तो क्या हो गए, एक ही प्लेन में हो गए, ठीक है। और एक तो क्या हो गया, ये दीवार सामने वाली, इसका फेस का सेंटर, और एक इस क्यूब के ऊपर एक और जो क्यूब बना होगा उसके अंदर, उसके पास भी एक एटम होगा। तो अगर उनको मैं यहां से मिला दूंगा, ठीक है, तो क्या बनेगा, यहां पर जाकर, हालांकि कॉर्नर पे आपको लग रहा है लेकिन ये कॉर्नर पर नहीं होगा, ये कहीं फेस पर ही होगा, ठीक है। तो ये आपका एज सेंटर पर एक वर्ड तैयार हो जाएगा। ये आपको लोकेशन क्लियर हो गई होगी। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो एज दिखाई पड़ रही है, एज सेंटर पर जो ये वॉइड है, ये क्या पूरा का पूरा वॉइड इसी क्यूब में होगा जिसमें हम चल रहे थे? नहीं। देखिए, एक यूनिट सेल तो ये है ही, एक इसके पीछे बनी होगी, एक इसके ऊपर बनी होगी, और एक पीछे वाले के भी ऊपर बनी होगी। इसका मतलब ये हो गया कि जो एज होती है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, 4 यूनिट सेल में शेयर होती है। इसका मतलब इसका जो कंट्रीब्यूशन है, इसका जो कंट्रीब्यूशन है सिर्फ 25% है, या कह लें कि 1/4 है। आप समझे? एज जो है 4 यूनिट सेल में शेयर है, तो ये वर्ड थोड़ा 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 चारों यूनिट सेल में पड़ेगा। तो एक यूनिट सेल में कितना पड़ेगा, ये 1/4, ठीक है। अब जरा यहाँ पे देखें, टोटल नंबर ऑफ एजेस कितनी होती है, टोटल नंबर ऑफ एजेस कितनी होती है, 12। तो टोटल नंबर ऑफ, या ऐसे लिख लो कि नंबर ऑफ वर्ड्स ऑन एज सेंटर कितना हो जाएंगे, 12 तो क्या हो गई एजेस, तो एज सेंटर भी कितने हो गए, 12। हर एज सेंटर पर एक एक वर्ड है, लेकिन उसका कंट्रीब्यूशन सिर्फ कितना है, 1/4। तो हम पूरा 1 नहीं लेंगे, उसको हम कितना लेंगे, सिर्फ 1/4। तो टोटल कितना निकल कर आएगा हमारे पास, 3, ठीक है। तो बॉडी सेंटर पर 3, और सॉरी बॉडी सेंटर पर 1, और एज सेंटर पर कितना निकला, 3। समझ आ रही बात? ऑक्टाहेड्रल वर्ड की 2 लोकेशन थी, एक बॉडी सेंटर और एक एज सेंटर। बॉडी सेंटर पर जो भी वर्ड था वो पूरा का पूरा क्यूब के अंदर था, तो हमने उसको 1 काउंट कर लिया। और एज सेंटर पर जो वर्ड्स होंगे वो पूरा का पूरा वर्ड जो है वो क्यूब के अंदर नहीं होगा, वो 4 सेल्स में शेयर हो रहा होगा। इसलिए एज सेंटर वाले वर्ड का कंट्रीब्यूशन 1/4 दिया गया है। टोटल एजेस होती है 12, तो टोटल एजेस के हिसाब से देखा जाए तो एज सेंटर पर कितने वर्ड बने, 12 × 1/4, 12 एजेस का नंबर, 1/4 हर एक वर्ड का कंट्रीब्यूशन, तो 3 वर्ड निकल कर आ गए। इसका मतलब जो टोटल ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स निकले, जो टोटल ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स निकले वो कितना निकल कर आ गए, 4, ठीक है, एफसीसी में। और अब लास्ट वाला पॉइंट यहाँ जस्टिफाई हो जाएगा कि एफसीसी में अगर आप देखें, एफसीसी में जो टोटल नंबर ऑफ कह सकते हो एटम्स होते हैं वो भी 4 होते हैं, और ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स की नंबर भी कितनी निकली, 4। इसका मतलब हमारा लास्ट वाला पॉइंट जस्टिफाई हो रहा है कि जितने एटम्स होते हैं उतने ही क्या निकलते हैं, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। जैसे एफसीसी में आपके 2 क्या है, सॉरी 4 क्या है एटम्स, टोटल 4 एटम्स है, तो 4 ही क्या निकले, ऑक्टाहेड्रल वर्ड। समझ में आ रही है? और टेट्राहेड्रल कितने निकले थे, इसके डबल। तो कंक्लूजन हमारा यहाँ से आ चुका है। सारी चीजें आप ध्यान रखेंगे। ऑक्टाहेड्रल वर्ड के बारे में क्या क्या बताया एक बार फिर सुन लो। सबसे पहले ऑक्टाहेड्रल वर्ड 6 स्क्वायर से या 6 एटम से मिलकर बनते हैं। उनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6। उनकी लोकेशन क्या होती है, 2 लोकेशन होती है, बॉडी सेंटर और एज सेंटर। बॉडी सेंटर पर एक वर्ड पूरा होता है जिसका कंट्रीब्यूशन 100% है, हमने उसको 1 काउंट कर लिया। एज सेंटर्स पर जो वर्ड है उनका कंट्रीब्यूशन सिर्फ 1/4 है। 12 एजेस होती हैं, तो टोटल सभी एजेस के सेंटर पर जो वर्ड्स हैं उनको मिलाकर हमें कितने वर्ड्स मिले, 3 वर्ड्स। और एक बॉडी सेंटर वाला जब हमने दोनों को ऐड कर दिया तो टोटल ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स की नंबर एफसीसी में कितनी आ गई, 4 आ गई, जो कि नंबर ऑफ एटम्स के इक्वल है। तो अब आप इसको एक बार दोबारा से स्टार्टिंग से देख सकते हैं और जो भी कंक्लूजन यहाँ से निकले उनको समझ सकते हैं बहुत इजीली। ठीक है, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ।
एक दो बातें मैं आपको और लिखवाऊंगा, हालांकि वो चीजें मैं ड्राइव नहीं करनी है, लेकिन इंपॉर्टेंट है तो आप उसको याद रखे रहेंगे। इसको आप फटाफट नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। फिर मैं कुछ यहाँ पर रिजल्ट्स दिखा रहा हूँ जो आपको डायरेक्टली याद रखने हैं, ठीक। चलिए अब देखो, ये आप ध्यान रखेंगे, मैं दोनों का निचोड़ लिख रहा हूं यहां पर। इफ देयर आर n atoms in a lattice, अगर किसी लैटिस में n एटम्स हैं तो क्या होगा, देखो, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितनी निकल आएगी, 2n। नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ये कितनी निकल आएगी, n, ठीक है। एक और चीज कि नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इक्वल्स टू हाफ द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ये हमारा क्लियर हो गया, ठीक है, वॉइड्स वाला पूरा पोर्शन। अब ये तो हमने पूरे प्रूफ भी कर लिया। अब एक दो रिजल्ट में ऐसे लिख रहा हूं जिनका डेरिवेशन वगैरह आपको नहीं करना, लेकिन डायरेक्टली याद रखना है। वो क्या है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप फटाफट इनको नोट कर लेंगे कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू टेट्राहेड्रल वॉइड्स इक्वल्स टू a/2, ठीक है, a/2। किसी एक टेट्राहेड्रल वॉइड से दूसरे टेट्राहेड्रल वॉइड के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, वो a/2 होती है, यानी एज लेंथ का हाफ, ठीक है कि नहीं। दूसरा पॉइंट ये आपको याद रखने रिजल्ट कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स अगर दो हैं तो उनके बीच की डिस्टेंस जो है वो कितनी होगी, a/√2। अब इसके बाद एक और पॉइंट है कि एक टेट्राहेड्रल वॉइड और एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बीच की मिनिमम डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होती है। तो यहाँ पर स्पेस कम है, मैं ऊपर वाले पॉइंट को रेज कर दे रहा हूँ, आप लोग या तो स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोट कर लें। वीडियो को पॉज करके मैं ये लाइन हटा के ऊपर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन an octahedral void and a tetrahedral void कितनी होगी, a√3/4, ठीक है। तो इस तरीके से आपके सामने आज के लेक्चर का कंक्लूजन आ चुका है। एक लाइन रेज करके मैंने ये ऊपर लाइन लिखी है, इससे पहले वाली आपके पास नोट होगी। तो मैंने ये बता दिया कि टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स कितने होते हैं, किस टाइप के, उनकी लोकेशन क्या होती है, और दो डिफरेंट टाइप के वॉइड्स के बीच में डिस्टेंस क्या होती है मिनिमम। दो टेट्राहेड्रल वॉइड के बीच की डिस्टेंस a/2 है मिनिमम डिस्टेंस, ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बीच की मिनिमम डिस्टेंस a/√2 है, और एक टेट्राहेड्रल और एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बीच की डिस्टेंस क्या है, वो वहां लिखी हुई है a√3/4। अब इस लेक्चर को बहुत अच्छे से एक बार आप देख लें, समझ लें। इसके बाद हमारा जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम कैलकुलेट करेंगे रेडियस के बीच में रिलेशनशिप, किस किस की रेडियस, वॉइड्स की रेडियस और एटम की रेडियस। वो टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए अलग निकलेगा रिलेशन और ऑक्टाहेड्रल के लिए अलग निकलेगा, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तो आप लोग घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए।